स्ट्रो से पी लेगा ये? गंदी तो नहीं है बोतल, लाते कर बोतल। Can we please mute everyone except the speaker? माय नेम इज राम बजाज। आज हम लोग एक आईटीसी पे वेबिनार करने जा रहे हैं। तो सिंस की ये मेरी पहली वेबिनार है तो थोड़ा वो टेक्निकल ग्लिच आए हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे जो भी ग्लिच आए हैं अगली बार। तो मैं ये बोल रहा था कि जीएसटी में सब कुछ खेल आईटीसी का है। फॉर एग्जाम्पल आप एक समझिए कि एक डीलर है, उसका मार्जिन है, नॉर्मली क्या होता है एक बिजनेस में 8% 10% मैक्सिमम, और उस आइटम पे आईटीसी लगता है 25% या 18% या 36%, जो भी रेट है इस केस में भी। तब अगर उसने आईटीसी प्रॉपरली क्लेम नहीं किया तो वो व्यापार कर नहीं सकता, और अगर उसने गलत क्लेम कर लिया तो डिपार्टमेंट उसको जीने नहीं देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट उस पे सेक्शन 50 में इंटरेस्ट भी लगाएगा, 73, 74, 124, मतलब वो बंदा बैंकर उलझ जाएगा। तो इस आईटी वेबिनार का पर्पज यही है कि टू अंडरस्टैंड आईटीसी प्रोविजन, कि भाई एग्जैक्टली किस चीज पे आईटीसी मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। क्योंकि सिंस की जीएसटी बहुत नया लॉ है, तो इट वुड बी बेटर फॉर द बिजनेसमैन कंसल्टेंट कि आप लोग के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जब डिपार्टमेंट के साथ आप उलझ जाओगे ना तब बहुत भारी हो जाएगा कस्टमर के लिए, क्योंकि वो बिजनेस करेगा कि डिपार्टमेंट के चक्कर काटेगा। तो सिंस की जीएसटी इज ए सोल ऑफ आईटीसी, सोल ऑफ द जीएसटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 155 ये बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 155 ये बोलता है कि आईटीसी जो बंदा ले रहा है एज ए परचेजिंग डीलर, उस पे बर्डन है डिपार्टमेंट को ये साबित करना कि उसने जो आईटीसी ली है वो सही है, करेक्ट है और एज पर द लॉ है। तो ये जो लेकिन ये जो बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये इनिशियली है, ये फुल्ली बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। इनिशियली का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि इनिशियली है या फुल्ली है, पर सुप्रीम कोर्ट के और अलग अलग हाई कोर्ट के कुछ एक जजमेंट आए हुए हैं इन रिलेशन टू सेंडवेट, वेट और मोडवेट। तो उनमें मतलब एक सेटल्ड पोजीशन लॉ की क्रिएट हुई है। तो इनिशियली बर्डन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो उसकी आईटीसी की बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल करेगा। लाइक उसको माल आ गया हो, उसने माल प्रॉपर तरीके से लिया हो, जो परचेजिंग सप्लायर है उसने टैक्स पेड कर दिया हो, उसने रिटर्न भर दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो चारों कंडीशन कनेक्टिविटी इश्यू आ गया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इनिशियल बर्डन एसएससी पे है। अगर एसएससी ने अपना इनिशियल बर्डन कंप्लीट कर दिया, देन आफ्टर से गोल पोस्ट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। तो 155 छोटा सा सेक्शन है, बट ये अपने को ध्यान रखना होगा एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16। आईटीसी सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन में डिवाइड की गई है। सेक्शन 16 ये बोलता है कि कोई आदमी आईटीसी कब ले सकता है, एलिजिबिलिटी, और सेक्शन 17 रिस्ट्रिक्शन लगाता है। 18 में भी है आईटीसी से रिलेटेड प्रोविजन, बट वो प्रोसीजरल है, मतलब डायरेक्टली वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल subject to the such condition and restriction as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax credit charged on any supply of goods or service or both of
both to him, which are used or intended to be used in the course of or furtherance of the business and shall be credited to the electronic credit ledger of such person. इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. एक ये हो गया कि इनपुट टैक्स चार्ज्ड और सेकंड फॉर इंटेंडेड टू बी यूज. इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ कोर्ट. तो सिंस की जीएसटी नया टैक्स है, इसमें अभी तक डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट हुए नहीं, में गए नहीं, और जीएसटी प्रीवियस लॉस का ही एक्सटेंशन है. तो उस पर भी मतलब एज पर माय ओपिनियन और एक दो जनों से और से भी मैंने बात की थी, तो जो भी उनके डिसीजन है वो भी मोस्ट लाइकली उस पे जीएसटी पे अपने एप्लीकेबल रहेंगे. ठीक है. तो इनपुट टैक्स चार्ज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि क्लासिफिकेशन कोई भी टैक्स रेट का और टैक्स का वो बायर के हैंड पे नहीं है. बायर के हैंड पे नहीं है इन द सेंस क्या हुआ कि जैसे कोई आइटम पे 5% टैक्स लगना था, बट सप्लायर ने उस पे 12% टैक्स लगा रहा है. तो जो बायर है, परचेजिंग डीलर, उसको डिपार्टमेंट ये बात बोल के आईटीसी उसका कम नहीं कर सकता या डिनाई नहीं कर सकता कि उस पे 5% है. सिंस सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 1 वर्ड यूज लेता है इनपुट टैक्स चार्ज, यहाँ पे ये नहीं लिया चार्जेबल. अगर चार्जेबल लेता तो डिपार्टमेंट ये चीज कह सकता था, बट इसमें चार्ज वर्ड यूज में लिया गया है. क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी वॉइस? शिवम, वॉल्यूम क्लियर है सर मेरी? ठीक है. नेक्स्ट इस पे एक वर्ड यूज आता है कि इंटेंडेड टू बी यूज. इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट सेल बी डिपेंड ऑन द परचेजिंग डीलर. हाँ शिवम. शिवम आवाज आ रही है मेरी? अभी क्लियर है, बीच में एक हो रहा है तो रिक्वेस्ट कि अपना ओके. ठीक है. तो इसमें इंटेंडेड टू बी यूज्ड का मतलब क्या हुआ और इसका लॉजिक क्या है? हुआ क्या कि इन द केस ऑफ वेट, सर्विस टैक्स और एक्साइज जीरा, उसमें जो लॉ थे उनमें प्रोविजन मैं चाहता हूँ कि सभी आवाज आ रही है आपकी? हाँ ठीक है बॉस. राम सर आपका म्यूट है, काइंडली अनम्यूट. हाँ अब आ रही है शिवम? अब आ रही है. ठीक है. इसको स्लाइड को नीचे ले लो ना. और आप एक सेकंड और आप ना एक ये करें कि सभी अपना वीडियो ऑफ कर दें. तो उससे कि इको कम हो जाएगा और नेटवर्क अच्छा रहेगा. ओके सर, प्लीज आप वीडियो ऑफ कर दीजिए ना सब लोग. ठीक है. तो अब स्टार्ट करो. ठीक है राम बता जी, अभी ये पहला वेबिनार है आपका, कोई दिक्कत नहीं है. ओके ये टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं. ओके सर. ओके सर. शिवम थोड़ा ऊपर करो ना, नीचे ज्यादा ले लिया आपने. ओके ओके.
बस बस बस, ठीक है ठीक है। तो इंटेंडेड टू बी यूज उन्होंने ये ले लिया, और साथ में उन्होंने ले लिया फर्दरनेस ऑफ हिज बिजनेस। तो जब जीएसटी एक्ट बनाने का उनका इंटेंशन पूरा हो गया, एक छोटा सा वो इंटेंशन ये था कि डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में फर्दर इन फ्यूचर डिस्प्यूट ना हो कि कौन सी चीज का उसको आईटीसी मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट उन्होंने जो राइट है वो एसएससी को दे दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें नीचे कुछ एक चीजें इंक्लूड की है, वो सर्विस टैक्स और एक्साइज के रिलेटेड के जमाने की चीजें हैं। जैसे एक बहुत फेमस केस हुआ था मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड करके, तो ये इनकम टैक्स का केस था सुप्रीम कोर्ट का 1964 का। इसमें उन्होंने एक चीज को डिफाइन किया था, वो चीज थी कि इन रिलेशन टू द बिजनेस क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोर और लेस मतलब उनका डिसीजन यही था कि इट्स डिपेंड ऑन द एसएससी, कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एसएससी को जो चीज लगेगी, जिस चीज को खरीदेगा वो उसके लिए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आज और कोविड का दौर चल रहा है, तो हर मेडिकल की कंपनी उस पर खर्चा कर रही है दवाई बनाने के लिए। बहुत सारी कंपनियों में से कुछ एक कंपनी दवाई बना पाएगी, तो अब जो बाकी कंपनियां जो दवाई बना नहीं पाई, तो उनको डिपार्टमेंट जो भी उनका माल मटेरियल यूज हुआ है इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता कि भैया आपने तो दवाई बनाई नहीं, तो आपको फिर आईटीसी किस बात का मिले। तो सिंस क्योंकि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहती थी बट हुआ नहीं, वो सेकेंडरी चीज है। सेम इज टू द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 10 करोड़ का टेंडर लेना है, तो उसके लिए बहुत सारी उसको मेहनत करनी पड़ती है, आर्किटेक्ट की लेता है और भी रिलेटेड है, उस पे उसका खर्च, बट नहीं तो डिपार्टमेंट उसकी आईटीसी डिनाई कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तो मिला नहीं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको आईटीसी क्यों मिले। तो इसका रीजन यही है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कंप्लीट आईटीसी उनको अलाउ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। उसमें कुछ एक केस लॉज हैं जो मैंने बोला था वो उससे रिलेटेड ही है सारे। अब अपन चलते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पे। शिवम नीचे ले लो ना। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपने को स्पेसिफाई करता है कि आपको आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशन, जो चारों कंडीशन है उनको फॉलो करना होगा। इसमें कंडीशन क्या है, सबसेक्शन ए में कंडीशन है कि एसएससी के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस कैसे क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल होनी है, वो डिपार्टमेंट ने जो रूल आया था रूल 36 उसमें स्पेसिफाइड किया है, उस पर अपन ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे अभी। सेकंड कंडीशन जो सबसे फॉरमोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि एसएससी को गुड्स या सर्विस मिल जानी चाहिए। अब इस लेवल पे आके बहुत बार गलती होती है। गलती कैसे होती है मैं बताता हूँ कि जैसे एफएमसीजी है, मोबाइल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले प्रोडक्ट है, जिनमें एजेंसी लाइन का काम होता है। होता क्या है कि 29, 30 या 31 तारीख जब भी मंथ एंड होता है तब बिलिंग कर दी जाती है, मेन डीलर कर देता है सब डीलर को, क्योंकि सबके टारगेट होते हैं। अब 31 को उसने बिलिंग कर दी, बट माल नेक्स्ट जो डीलर है उसको मिलेगा 2, 3, 4 तारीख को। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है जो मार्केट में कि 31 तारीख को उसने बिलिंग की, तो वो अपने नेक्स्ट महीने के जीएसटीआर 1 में दिखा देता है सेल प्रीवियस महीने की। एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी 31 की वो सेल मानी जाती है। बट सिंस की जो डीलर है, परचेजिंग डीलर, उसको माल मिला नहीं है, तो उसने 16(2)(b) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, तो वो उस महीने उसका आईटीसी नहीं ले सकता। वो उसका आईटीसी ले सकता है उसके नेक्स्ट महीने, बट प्रैक्टिकली वो उसी महीने ले रहा है एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, क्योंकि हर कोई ये देखता है कि जीएसटीआर 2A में दिख रहा है तो वो तो अपना है आईटीसी। तो ये चीज आगे जाके बहुत बड़ा क्लैश होगा इस चीज पे,
क्योंकि डिपार्टमेंट आपको कहीं से भी ट्रैक कर लेगा कि आपको माल मिला कि नहीं मिला, फास्टैग है, ई वे बिल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं डिपार्टमेंट के पास। अब आ रही है शिवम वॉइस? आ रही है, कीप गोइंग, कीप गोइंग। आ रही है? या यू आर ऑडिबल राइट नाउ। ओके ओके, शिवम नीचे लेना। अब इसमें एक ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया हुआ है, वो ये बोला कि रॉन्ग एड्रेस ऑफ द कंसाइनी बट नॉट डिस्प्यूट अबाउट द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मिस्टर ए को गुड्स मिलने थे, ठीक है, और ए ने ही परचेज किए थे, बट जो सेलर था उसने वहां पे मिस्टर बी नाम लिख दिया, नाम जीएसटीएन नंबर ए का ही है, तो उसको ए को क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजरल दिक्कत है। तो कंप्लायंस के पार्ट पे आपको कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अपील सब हेल्प कर देंगे, बट जो बेसिक कंडीशन है उसको अगर आपने वॉयलेशन किया है तो वहां पे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है एज पर माई नॉलेज, कि माल आने से पहले ही लोग आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके आगे है एक्सप्लेनेशन है। ये तो पहले से सप्लाई रूल से सिंपल ही है कि भाई अगर बिल टू सप्लाई मॉडल है तो जो सप्लायर है उसको माना, जो डीलर है उसको माना जाएगा कि उसने माल ले लिया, तो वो आईटीसी ले सकता है। तो इतना लंबा चौड़ा ये कोई रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट सी ये बोलता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पेड हो जाना चाहिए आइदर केस और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रामायण है। रामायण जैसे प्रैक्टिकली अपन भी जानते हैं कि कैसे है कि मैं डीलर हूं, मैंने माल खरीदा, सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दिया, सप्लायर उसका पैसा गवर्नमेंट को चुकाया नहीं ड्यू टू एनी रीजन, उसके पास पैसा शॉर्ट था कि उसकी इंटेंशन में दिक्कत थी, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि सी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मेरा आईटीसी डिनाई कर देगा। डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि साहब आपने 16(2)(c) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो आपका आईटीसी डिनाइड है। अब ये जो मैटर है वो इन द केस ऑफ एक्साइज और सेनवे, उस जमाने में भी ये वही दिक्कत कर रहा था। तो उस टाइम इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्ट केस हुए थे जिनमें अलग अलग डिसीजन आए थे। तो ये एक मैंने डिसीजन की टेबल बनाई है, तो आई होप कि इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अब इसमें जैसे 3 से 4 पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये था कि जो डिसीजंस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था एलिपस्टोन स्पिनिंग एंड विनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। इसमें उन्होंने क्या माना कि जो इसमें वर्ड यूज लिया गया है एक्चुअली पैड, यही सेम वर्ड यूज था एक्साइज और वेट के जमाने में भी। तो पैड का मतलब है ऑट टू हैव बीन पेड, मतलब एक डीलर ने अगर अपने सेलर को टैक्स पेड कर दिया है तो वो उसके लिए पैड माना जाएगा। ये 1971 का डिसीजन था। उसके बेसिस पे एक डिसीजन और आया था सेंट्रल वाइंस का, सुप्रीम कोर्ट का ही, उसमें भी उन्होंने सेम चीज मानी थी। एक इस जो केस हुए थे उसमें एक और चीज पे डिस्कशन हुआ था। वो चीज ये थी कि जैसे एक बंदे ने डिपार्टमेंट में क्लेम किया, उन्होंने ये क्लेम किया कि सर सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो कलेक्ट कर रहा है मेरा जो सेलर है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कर रहा है। तो आप गवर्नमेंट का और जो सेलिंग डीलर है उनका रिलेशनशिप है होना चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल का। तो अब अगर वो जमा नहीं करवाता है पैसा तो गवर्नमेंट जाने और उनका एजेंट जाना, मतलब प्रिंसिपल जाने और एजेंट जाने। तो ये भी काफी एक डिस्प्यूटेड इश्यू था सेल टैक्स के जमाने में। तो इसमें भी जैसे एक सरस्वती अभिलाषा करके केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी थी। एमपी पटना हाईकोर्ट ने मानी थी मल्टी मेटल प्रोडक्ट के केस में सेम टू सेम चीज, कि वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट है।
फिर एक बहुत फेमस केस आया था आइसर मोटर लिमिटेड का। उसमें भी मोटा मोटी यही था कि जो सेलिंग डीलर है उसने पैसा जमा नहीं करवाया। तो उसमें भी डिपार्टमेंट ने यही माना कि सिंस की जो बायर डीलर है उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, भाई वो क्या कर सकता है मैक्सिमम, कि जो सेलर है उसको पैसा दे दिया, उसके पैसा दिया, उसकी डिटेल उसके पास है, तो उसके बाद की सारी चीजें हैं वो डिपार्टमेंट जाने, क्योंकि डिपार्टमेंट सिंस की लॉ को गवर्न करता है, उनके पास बहुत ताकत होती है, तो वो कर सकता है। तो उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में डिपार्टमेंट पे डाल दिया। फिर एक केस आया है एएलडी ऑटोमेटिव का, ये अभी जस्ट रिसेंटली केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आइसर मोटर के अगेंस्ट में चला गया। इसमें उन्होंने क्या बोला कि जहां तक मेरे को आइडिया है ये एमपी महाराष्ट्र का केस है, महाराष्ट्र वेट के वक्त का। इसमें क्या हुआ था कि जो एक उन्होंने रूल निकाला था रिस्ट्रिक्शन का, जैसे अपना 16(4) है या 36(4) है, उस तरह का रूल था। तो उसके लिए एएलडी ऑटोमेटिव वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डिपार्टमेंट का जो आईटीसी है वो कस्टमर का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उस पर कंडीशन लगा सकती है कि आईटीसी आपको सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन मिलेगा। और जो रूल 36 वाला था ये इसी को ही फॉलो करता है, एएलडी ऑटोमोटिव को, कि 36 में रूल में यही किया उन्होंने कि 10% की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जबकि एक्ट कभी नहीं बोलता, बट उन्होंने लगाई है। तो इसके अगेंस्ट में एक दो रिट भी हुई है, बट जो मेरा आइडिया है कि एएलडी ऑटोमोटिव के बेसिस पे वो रिट कोर्ट रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट डिसीजन है 2018 का। फिर एक केस हुआ था गेरूलाल बालचंद, इसमें एसएससी के फेवर में डिसीजन हुआ था। हुआ ये कि जैसे एक एसएससी ने माल खरीदा, उसने पेमेंट किया, माल उसको आया, बाद में पता चला कि जो उसके सप्लायर थे उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा नहीं जमा करवाया, तो डिपार्टमेंट ने उसका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया। तो इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये माना कि कस्टमर की कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट फ्री है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे जो सेलर है। पर सिंस की एसएससी बोनाफाइड है और डिपार्टमेंट कहीं पे भी ये चीज साबित करने में सफल नहीं रहा कि एसएससी के एंड पे कोई गलती हुई है, कि वो फ्रॉड है, तो उसको आईटीसी मिलेगा। फिर ये चुन्नीलाल प्रसादी लाल का केस था, उसमें भी ये सेम डिसीजन आया था, विवेक पाइप था। उसके बाद गोविंदम एंड कंपनी, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है, 1975 का है। ये पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इसको एसएससी के फेवर में दिया था, फिर डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये भी मोर और लेस उसी चीज से रिलेटेड है कि अगर सेलर ने पैसा नहीं जमा करवाया तो जो बायर है उसको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। फिर गोविंदम का ये केस है, इसी की ये डिटेल है। ये एक केस और था सुप्रीम कोर्ट में, रमन एंड कंपनी, उसमें उन्होंने गोविंदम को फॉलो किया था। सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, ये भी महाराष्ट्र का केस था वेट का। उसमें भी उसमें क्या था कि जो वेट रजिस्ट्रेशन है वो सप्लायर का बैकडेट से कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने। तो जो परचेजिंग डीलर है वो बोला कि साहब मैंने तो माल दे के पैसा दे के माल लिया है, टैक्स भी पेड किया है, अब अगर मेरे सप्लायर का बैकडेट से कैंसिल कर दे तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मेरा आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा, मैंने तो पैसा दिया है। तो उसका क्लेम एडमिट किया गया। ये मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन है। फिर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस केस में भी अलाउ किया गया था। चुन्नीलाल प्रसादी लाल, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, चुन्नीलाल प्रसादी लाल में एक चीज डिपार्टमेंट बोली थी कि अगर फर्जी है डॉक्यूमेंट तो डिपार्टमेंट कह सकता है, बट सिंस अगर परचेजिंग डीलर बोनाफाइड है तो डिपार्टमेंट उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट महालक्ष्मी कॉटन, ये डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में था। इस केस में भी लगभग परिस्थिति सेम थी कि जो सप्लायर था उसने पैसे नहीं जमा करवाए, डिपार्टमेंट ने बायर का क्रेडिट डिसअलाउ कर दिया। तो बट इसमें एक चीज थोड़ा कुछ था, वो ये था महालक्ष्मी में कि जो सप्लायर था उसका वो एक ग्रुप था, और डिपार्टमेंट कोर्ट के सामने ये साबित करने में सफल रहा कि
कि साहब ये तो एंट्री का धंधा कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे डिपार्टमेंट ने महालक्ष्मी केस में रिजेक्शन किया था। महालक्ष्मी केस में भी उन्होंने चुनीलाल प्रसादी लाल और ऊपर वाले सारे केसों का रेफरेंस लिया था, बट सिंस की डिपार्टमेंट ये साबित कर दिया तो डिपार्टमेंट के फेवर में हो गया डिसीजन। तो अभी क्या हो रहा है कि कई बार डिपार्टमेंट सीधा महालक्ष्मी केस के बेसिस पे रिजेक्ट करने की ट्राई करता है, बट डायरेक्टली वो नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज कि वो एंट्रियां फर्जी नहीं है या कोई रैकेट नहीं है। अब भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था अराइज इंडिया का रिसेंटली 2019 में, उसमें भी आईटीसी अलाउ की थी। उसमें भी लगभग वही परिस्थिति थी कि सप्लायर ने टैक्स पेड नहीं किया था, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया था कि सिंस की परचेजर है वो बोनाफाइड है। फिर इसके इसी डिसीजन के अगेंस्ट में एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी डिपार्टमेंट ने, बट वो रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट अपना है डी 16(2)D। वो ये बोलता है कि रिटर्न फर्निश करना होता है, तो ठीक है, हमें पता ही है कि रिटर्न तो फर्निश करना पड़ेगा। फिर इसमें दो प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन हो गया कि इंस्टॉलमेंट वाला, तो ये इतना कोई खास रेलिवेंट नहीं है। इसके नेक्स्ट है जो सेकंड प्रोविजो 180 डेज रूल, जिसको अपन पॉपुलरली बोलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मतलब कई बार डिस्प्यूट होते हैं, कस्टमर के मतलब इग्नोरेंस रहती है कि एग्जैक्टली ये रूल है क्या। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि डिपार्टमेंट ने क्या किया इन द टाइम ऑफ जीएसटी, कि उन्होंने अपन जैसे जीएसटी को बोलते हैं कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये बना दिया वो बना दिया, एसएससी को मार दिया, परेशान कर दिया। बट ये जो प्रोविजन है सेकंड प्रोविजन, वो एक बायर डीलर के हैंड पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज की है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अगर सप्लायर मैं सप्लायर हूं आप बायर हो, तो अगर आपने मेरे को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें एक वर्ड यूज दिया गया है कि रिसिपिएंट फेल टू पे। रिसिपिएंट फेल टू पे का मतलब ये हुआ कि अगर उसको देना था बट उसने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया माल खरीदने का, अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मेरे को पेमेंट 1 साल बाद करना है, तो ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फेल टू पे नहीं हुआ हूं, मैंने पे नहीं किया है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। अब इसमें गलती कहाँ होती है कि जैसे एज ए बिजनेसमैन हर कोई आदमी अपने टैक्स इनवॉइस पे लिखता है कि 30 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आप पे 18% या 24% इंटरेस्ट लगेगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि भैया आपने जो परचेज किया है उस टैक्स इनवॉइस पे स्पष्ट लिखा हुआ आपको 30 दिन में पेमेंट करना है, बट आपने 180 डेज में नहीं किया, तो आप रिसिपेंट फेल टू पे की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको जो आईटीसी है वो डिसअलाउ हो जाएगा। सेकंड, इसमें एक चीज है कि बुक्स एंट्री का एडजस्टमेंट अलाउ है कि नहीं। तो एज पर माय ओपिनियन बुक्स एंट्री का एडजस्टमेंट अलाउ है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको पैसे कैसे देने हैं, कैश में देने हैं, काइंड में देने हैं, आपको पैसे देने हैं, ये चीज वो बोल सकता है। तो एज पर माय ओपिनियन ये अलाउ है कि अगर हम एंट्री एडजस्ट कर लेते हैं या दूसरे गुड्स के साथ, तो 180 डेज वाला रूल अप्लाई इस केस में नहीं है। नेक्स्ट 3 है डेप्रिसिएशन का। ये तो एकदम सिंपल सा है कि भैया अगर उसने आईटीसी के पोर्शन पे डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज कर लिया है और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर ड्यूल बेनिफिट वाली बात हो जाएगी। तो इसको डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली यहीं पे ही रोक दिया। फिर हुआ सेक्शन सबसेक्शन 4, 16 सबसेक्शन 4। ये क्या करता है कि ये आपको टाइम लिमिट दे देता है कि मार्च के बाद जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर तक, आपको इनपुट का क्रेडिट लेना होगा, आईटीसी आपको क्लेम करना होगा। सेम इज नॉट फॉर यूटिलाइज। अगर आपने क्लेम कर लिया देन ओके, उसके बाद की डेट में आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत डिस्प्यूटेड है, इसको दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट दोनों जगहों पे चैलेंज किया गया है। तो इसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत नई चीज है। और अब जैसे 3B का अभी जो बेनिफिट दिया गया था कि लेट फीस वेवर का, बट डिपार्टमेंट ने क्या होशियारी मानी कि उन्होंने 16/4 का भी एक्सटेंशन नहीं दिया।
तो अब हुआ क्या कि जैसे किसी का 17-18 का रिटर्न बाकी था, तो वो रिटर्न तो भर सकता है, बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा 17-18 के परचेज का, क्योंकि वहां पे 16/4 अप्लाई हो जाएगा और 17-18 का जो है उसका ड्यू डेट निकल चुकी है। नेक्स्ट अपने आता है सेक्शन 17। ये बहुत क्लासिक सेक्शन बनाया डिपार्टमेंट ने। ये क्या बताता है कि आपको आईटीसी कब नहीं मिलेगी। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि आप अगर परचेज कर रहे हो, वो आपका मिक्स यूज है फॉर द बिजनेस और फॉर द पार्टली फॉर द अदर्स, तो आपको पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली आईटीसी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, पर करता कोई नहीं है, ये अलग बात है। सेक्शन 42 इसमें डील करता है और इसमें कुछ एक केस आए हुए हैं। मैंने एक ही केस उठाया रुचि सोया का। वो क्या बोला कि ये एक्साइज के जमाने का केस है। उसमें क्या हुआ कि जैसे एक रुचि सोया मैन्युफैक्चर थी, उसने कोई आइटम खरीदा और उसका आइटम का जो फिर उसने प्रोसेस में डाला तो कुछ एक चीज उसकी वेस्ट में चली गई। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब ये आपने तो फॉर अदर यूज लिया है, मतलब जैसे आपने कोई चीज इनपुट के लिए डाली बट आउटपुट में वो चीज वेस्ट हो गई, तो साहब इसका आईटीसी आपको डिसअलाउ है। तो एमपी हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया था कि उन्होंने यही बोला था कि अगर वेस्ट में जाता है तो भी वो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस में ही आएगा, क्योंकि हर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेस्टेज सेल्वेज होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रोविजन है इसमें सेक्शन 2, वो ये बोलता है कि भी आपका अगर जीरो रेटेड या मिक्स, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि मिक्स सप्लाई में यूज आता है कि भी आपने दो प्रोडक्ट बनाई, एक पे आपका नॉर्मल टैक्सेबल है, दूसरा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एग्जेम्प्टेड है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली करना होगा इन द केस ऑफ रूल 43। तो इसमें जैसे एक चीज अप्लाई होती है जो सबसे मेजर दिक्कत आती है मैन्युफैक्चर को, कि होता क्या है कि हर एक चीज के साथ कोई ना कोई सब प्रोडक्ट निकलता है। सब प्रोडक्ट नॉर्मली टैक्स फ्री होता है या एग्जेम्प्टेड होता है, तो उसमें ये फिर रूल अप्लाई हो जाएगा। लोग करते नहीं है वो अलग बात है। अभी एक AAR की रूलिंग भी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, यूपी की रूलिंग थी, कोई डी वर्ल्ड केक से रिलेटेड कोई कंपनी थी। उसमें भी जो AAR था उन्होंने इस चीज को ऐड किया था कि भैया आपका जो वेस्टेज या एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट निकल रहा है बाई प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 17(2)(3) पे। शिवम नीचे प्लीज। तीन अपने रिवर्स चार्ज का बोलता है, ये इतने कोई अपना प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है। 4 भी बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का बोलता है, ये भी रेलिवेंट नहीं है। अब अपने सेक्शन आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ABCD अलग अलग। ये चीज बहुत क्लासिक चीज है। इसमें जैसे अपन वर्क कॉन्ट्रैक्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में ही थोड़ा आगे जाएंगे, बाकी तो ये मतलब अपने ओरली में ही ले लेते हैं। जैसे सेक्शन सबसेक्शन 5A ये बोलता है कि गाड़ियों के बारे में कि अगर आप पैसेंजर व्हीकल यूज कर रहे हो तो 13 से कम में आपको आईटीसी अलाउ नहीं है, 13 से ज्यादा में अलाउ है। 13 से कम में किसको अलाउ है? 3 बंदों को। एक तो अगर वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल करे, मतलब गाड़ियों का डीलर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब ये हो गया अपना ये टूर एंड ट्रेवल वाले और ट्रेनिंग स्कूल। अब इस सेक्शन को ब्लॉक करने का भी एक रीजन था। रीजन ये था कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंगें चल रही थी फॉर द पर्पज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, तब राज्य सरकारों ने कई जगह आपत्ति की। राज्य सरकारों ने आपत्ति क्या की कि सिंस की इन द केस ऑफ वेट इरा मोटर व्हीकल पे वो लोग लग्जरी टैक्स लगाते थे जो राज्य सरकार को मिलता था सीधा। तो राज्य सरकार का ये कहना था कि सिंस इसको आप जीएसटी में ला रहे हो तो बायर सप्लाई और आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, तो साथ इस पे हमारा एक बहुत बड़ा टैक्स बर्डन है वो छूट जाएगा जो हमारी टैक्स इनकम है। तो अपने जेटली जी ने ये फाइनल किया था 17(5)(a) को इन्होंने ब्लॉक क्रेडिट में डाला था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बदले में उन्होंने डील की थी, बदले में उन्होंने जो कंपनसेटरी सेस को कवर करना था, तो जो अपने पुड़िया पान मसाला गुटखा है वो उन्होंने
सेज में उठा लिया था। तो ये मतलब एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देने वाली डील हुई कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे कि आपका मोटर व्हीकल पे आईटीसी बच जाएगा, और बदले में उन्होंने तंबाकू पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। तो ये 17(5)A हो गया। AA व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट का बोलता है, तो ये अपने प्रैक्टिकल यूज में कुछ आता नहीं है, ठीक है। AA भी अपने, शिवम नीचे प्लीज। ए भी ये बोलता है कि भाई जिसको ए और AA में जिसकी आईटीसी अलाउ है उसी को ही वापस इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर और का सबका आईटीसी मिल जाएगा। जैसे गाड़ियों का डीलर है, वो अगर उसको आईटीसी मिल रहा है तो वो अगर इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर कुछ भी करेगा तो उसको मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। ये क्लोज कमर्शियल व्हीकल में अप्लाई नहीं है। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैंने कोई गाड़ी ली, उसकी आरसी कमर्शियल है, तो उस पर मेरे को आईटीसी मिलेगा। मतलब मैं चाहे 4 सीटर हो, 2 सीटर हो, 1 सीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 17(5)B आता है, फूड एंड बिवरेज, आउटडोर केटरिंग, इन सबको ब्लॉक में डाल दिया है। अब इसमें एक बीच का रास्ता है एज पर माय नॉलेज ओपिनियन। जैसे फूड एंड बिवरेज को डिपार्टमेंट ने ब्लॉक में डाला है, तो अपन ये कर सकते हैं कि जैसे आपने फूड एंड बिवरेज की कोई सर्विस ली, तो आप उसको बोलो कि फूड एंड बिवरेज की जगह वो आपको इवेंट मैनेजमेंट करके दिखा देगा। इवेंट मैनेजमेंट इन द सेंस कि भाई इवेंट मैनेजमेंट में फूड एंड बिवरेज भी अलाउ है, बट अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस लेते हो तब आपको फूड एंड बिवरेज अलाउ है। डायरेक्ट आप फूड एंड बिवरेज लेते हो तो नॉट अलाउड है। फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये पर्सनल नेचर की वजह से उन्होंने डाल दिया। हेल्थ सर्विस डाल दिया, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये सब उन्होंने ड्यू टू पर्सनल नेचर ब्लॉक किया है। फिर मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप है वो ब्लॉक कर दिया, ट्रेवल रिलेटेड बेनिफिट है वो ब्लॉक कर दिए। तो उनका इंटेंशन यही था डिपार्टमेंट का कि जब आईटीसी का ऐसा ना हो कि आदमी अपने पर्सनल यूज की चीजों पे टैक्स पहले पेड करे फिर उसका आईटीसी ले ले, दैट अल्टीमेटली लॉस टू द रेवेन्यू, दैट्स व्हाई सेम वाज ब्लॉक्ड। ठीक है, नेक्स्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये बोलती है कि भैया आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, तो वो आपकी ब्लॉक क्रेडिट में आ जाती है। अब प्लांट एंड मशीनरी क्या है, क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। उसके लिए एक अलग से वेबिनार करनी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइन इन एक्ट में कहीं नहीं है ना, वो कभी जीएसटी वेट एक्ट में थी। उसके लिए जनरल क्लोज एक्ट 1897 पे जाना पड़ेगा, वो डिफाइन करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजमेंट आए हुए हैं, वो उसको फर्दरेंस ऑफ करते हैं कि भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये इस छोटी सी वेबिनार में कवर हो जाए। तो इसमें अपने सिंपल ये कहते हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आपको आईटीसी डिसअलाउ है। अलाउ सिर्फ 2 ही सिचुएशन में है। आवाज आ रही है शिव? वॉइस ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है वॉइस। अभी आ रही है भाई? इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। हेलो, हाँ हाँ शिवम, अभी सही है आवाज, अभी सही है। बहुत बड़ी दिक्कत है। चलो, अब इसमें मैं ये बोल रहा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इसकी डिटेल से अलग वेबिनार करनी होगी ताकि ये डिटेल पूरी कवर हो। फिर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये ब्लॉक कर देता है। इसमें एक केस हुआ था उड़ीसा हाई कोर्ट का, सफारी रिट्रीव प्राइवेट लिमिटेड का। उसमें उन्होंने अलाउ किया था। उसका एक अलग रीजन था। उसका रीजन सिंपली ये था कि उसके इसमें हुआ क्या कि जो एसएससी था वो एक मॉल बना रहा था,
अब एसएससी का ये कहना था कि उसका काम था मॉल बनाया और मॉल बना के मॉल को किराए पे देना। तो एसएससी ने उड़ीसा हाईकोर्ट में ये पिटीशन डाली थी कि भैया मैं सिंस कि मेरा जो आउटपुट है उस पे भी मेरा टैक्स लगता है रेंट पे, तो फिर आप मेरी चेन ब्लॉक कैसे कर सकते हो? एक तरफ तो जीएसटी लॉ बोलता है कि ये कास्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए है, दूसरी तरफ आप मेरे पे कास्केडिंग का इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो मेरे को इसका आईटीसी चाहिए। तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने उसका आईटीसी अलाउ किया था, बट उड़ीसा हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का ये जो क्लॉज है उसको इनवैलिड इन लॉ करार नहीं दिया था। इसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक केस में ये अलाउ हुआ था, ये सारे केस में अलाउ होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी चीज है। और डिपार्टमेंट ने जो उड़ीसा हाईकोर्ट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अभी एसएलपी डाल रखी है, तो लेट्स वेट कि उनका क्या जजमेंट आता है। फिर उन्होंने सेक्शन 13 को इसमें आईटीसी ब्लॉक कर दिया, फिर उन्होंने नॉन रेजिडेंट को कर दिया, पर्सनल कंजम्पशन को उन्होंने स्पेसिफिकली जी में ब्लॉक किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रैक्टिकली लोग जो करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे आदमी क्या करता है कि कोई भी उसकी पर्सनल यूज की चीज होती है, तो लोगों के दिमाग में ये है कि भैया जीएसटीएन नंबर देने पे आईटीसी मिल जाएगा, तो लोग कर रहे हैं कि फ्रिज खरीदा तो भी जीएसटीएन नंबर पे आईटीसी ले लिया, बच्चों के लिए वीडियो गेम खरीदा तो भी ले लिया। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन स्पेसिफिकली ब्लॉक किया गया है। और जो ऊपर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन थी वो भी क्लियर ये बोलती थी कि आईटीसी उसको ही मिलेगा, तभी मिलेगा जब आपने वो परचेज फॉर द बिजनेस एंड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस की है। तो ठीक है, अब करने वाले करेंगे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि एच वाला, उसमें ये गुड्स स्टोलन डिस्ट्रॉयड राइट ऑफ डिस्पोज वाई ऑफ गिफ्ट एंड फ्री सैंपल। ये चीज अब भी बहुत काम आएगी आफ्टर द लॉकडाउन। हुआ क्या प्रैक्टिकली कि जैसे एक मिठाई का डीलर है, अब उसने 22 मार्च जनता कर्फ्यू से पहले वाले दिन उसने बहुत सारी चीजें, जनता कर्फ्यू से पहले उसने बहुत सारी चीजें खरीदी थी, बट जनता कर्फ्यू हो गया तो अब माल जो पड़ा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको उसकी आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ेगी। जैसे आपने न्यूज में भी देखा था, दिल्ली में था कि भैया चोरों ने बहुत सारा सामान डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो फिर एच में कवर हो जाएगा, एच पर लॉ। एक गिफ्ट और फ्री सैंपल है। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि डिस्पोज गिफ्ट को ब्लॉक कर रहा है और फ्री सैंपल को ब्लॉक कर रहा है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे एज ए बिजनेसमैन हूं मैं बिजनेस प्रमोशन के लिए लोगों को गिफ्ट देता हूं, तो उसको डिफरेंशिएट करना होगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी पे ये साबित करना कि ये जो उसने चीज दिया है अपने सप्लायर को या उससे रिलेटेड लोगों को, कि वो गिफ्ट ना होके बिजनेस प्रमोशन है। इस पे 2-3 AAR की रूलिंग भी आ चुकी है, ज्यादातर डिपार्टमेंट के फेवर में हुई है। जैसे कोई न्यू ईयर पे डायरी देता है या दिवाली पे कोई मिठाई देता है, कोई भी चीजें देता है, तो जो एसएससी थे उन्होंने ये बोला कि साहब ये तो गिफ्ट नहीं है, बिजनेस प्रमोशन है, बट डिपार्टमेंट ने उनको गिफ्ट माना और AAR रूलिंग ने भी डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया था। फिर एक प्रोसेस लॉस वाली चीज वो डिस्ट्रॉयड में नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, प्रोसेस का होगा, हैंडलिंग का होगा, तो डिस्ट्रॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये इंडियन एल्यूमिनियम का 1995 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। फिर एक और डिसीजन है, उसमें ये बोला गया कि जैसे अगर एसएससी को उसकी फैक्ट्री तक माल नहीं मिला, उससे पहले ही उसमें कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, तो वो फिर डिस्ट्रॉयड में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई माल खरीदा, मैंने जयपुर से मेरा माल आना था बीकानेर,
अब माल हुआ क्या कि मेरे रास्ते में अजमेर में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का माल खत्म हो गया। सिंस कि मेरे को माल मिला नहीं है, तो पहली तो मैंने 16(2)(b) की कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हुई। फिर 17(5)(h) में डिस्ट्रॉयड में भी मैं आ गया, तो मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 74। जैसे आपको भी पता होगा कि डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट करने के दो सबसे बड़े सेक्शन है, सेक्शन 73, सेक्शन 74। सेक्शन 73 ये बोलता है कि भैया अगर उस जो डीलर है वो टैक्स पेड नॉट पेड, शॉर्ट लेविट किया है अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड, कोल्यूजन और मिसस्टेटमेंट। और 74 बोलता है अदर विद फ्रॉड, कोल्यूजन एंड मिसस्टेटमेंट। मतलब अगर आपने इंटेंशनली जानबूझ के कुछ गलत किया है तो आप पे 74 लगेगा, अदरवाइज 73। ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड है कि वो आपसे 73 लगाते हैं या 74। तो यहाँ आप देखो ये एक राइडर लगा दिया 74 का, मतलब आपने कोई आईटीसी ली, उसको डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया ये गलत है, और उन्होंने सेक्शन 74 में उसको डिसअलाउ कर दिया। तो अब आप पे जो टैक्स बन रहा है और जो आप टैक्स पेड कर रहे हो, वो उस टैक्स का आप आईटीसी नहीं ले सकते एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, क्योंकि सेक्शन 74 का राइडर है सेक्शन 17 में। जबकि सेम टू सेम अगर सेक्शन 73 का हो, उसका आप आईटीसी ले सकते हो। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या करता है अब प्रैक्टिकल सेंस में भी, कि जब जैसे अगर डिस्प्यूट होता है इन द केस ऑफ सर्च, सर्वे, सीजर, वो हमेशा यही बोलते हैं कि बोला हम आप पे 74 लगा देंगे, फिर आप डबल मारे जाओगे, आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो जो हम बोल रहे हैं चुपचाप वो आप मान लो, 73 में आप अपना टैक्स एडमिट कर लो और टैक्स भर दो, ताकि आपका भी डिस्प्यूट खत्म हो, हमारा भी हो। तो ये 74 का राइडर बहुत ध्यान रखने लायक चीज है। बाकी तो इसमें ये कुछ एक रूल की डिटेल है थोड़ी सी, 36, 37, 38, 39, 40, जो भी मतलब आईटी से रिलेटेड है, ये फर्दरेंस कभी और डिस्कस करेंगे। तो यही आज मेरे को डिस्कस करना था इन शॉर्ट। सिंस कि ये फर्स्ट टाइम मैं वेबिनार कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ टेक्निकल ग्लिचेज भी आए, तो आप लोग को डिस्टर्बेंस भी हुआ, और मैंने ट्राई किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वेबिनार करेंगे तो जो ये दिक्कत तकलीफ आई है टेक्निकल ग्लिच की मेनली, या वॉइस की, वो ये ट्राई करेंगे कि भाई ये चीज़ ना हो। ठीक है, थैंक्स ऑल टू यू। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी क्वेरी ले पाऊंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो मेरे को व्हाट्सएप पे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।